अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी बेटा, थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा था, टेक्निकल इशू था, एंड इट हैज़ बीन रिजॉल्व एंड नाउ आई एम हियर विद यू। और आज इंशाल्लाह हम माइक्रोस्कोपी का जो अगला कॉन्सेप्ट है रेजोल्यूशन का, वो हम पढ़ेंगे। एंड आई थिंक प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने मैग्निफिकेशन भी पढ़ा था और रेजोल्यूशन भी पढ़ लिया था। लेकिन रेजोल्यूशन की जो डिटेल है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ऐसा ही था। यस सर, आपने बोला था आप आईपैड के थ्रू लाइक रेजोल्यूशन की थोड़ी बहुत और डिटेल करवाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ रेजोल्यूशन डिस्कस करूंगा। पहले चंद चीजें मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपको पुरानी चीजें याद है, कहीं भूल तो नहीं गए हैं? तो फिर हम आगे कंटिन्यू करें। मुझे ये बताएंगे कि मैग्निफिकेशन का जो है कंसर्न, वो किस चीज के साथ होता है? मैग्निफिकेशन किस चीज के साथ कंसर्न है? मतलब मैग्निफिकेशन का ताल्लुक किस चीज के साथ है? अगर हम मैग्निफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप में क्या करना होगा? तो मैग्निफिकेशन तो बेसिकली हम मेजरिंग के लिए करते हैं ना कि कितना लार्ज हो हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम्म। लेंसेज हमारे लिए मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, इनलार्ज करने के लिए। शाबाश। सर सुभाता कह रही है नंबर ऑफ लेंसेज। मैंने आप लोगों से कहा था कि लेंस का बड़ा ताल्लुक होता है मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए। तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैंने बताया था कि यही तो फायदा होती है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को या लाइट माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम इसलिए दिया जाता है कि उसके अंदर दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा लेंसेज लगे होते हैं। तो अगर आप एक वक्त में दो या तीन लेंसेज से देख रहे हैं तो आप मैग्निफिकेशन बढ़ा रहे होते हैं, बट इट इज इररिस्पेक्टिव फ्रॉम द रेजोल्यूशन। अब जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा क्लियर भी हो। तो मैग्निफिकेशन का ताल्लुक जो है वो नंबर ऑफ लेंसेज के साथ है या क्वालिटी ऑफ लेंस के साथ है। एक लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन अच्छी है, और एक लेंस ऐसी है कि जिसकी मैग्निफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है। ये एक अलग बात हो गई। मतलब लेंस के टाइप पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और लेंस की तादाद के भी ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर लेंस की मैग्निफिकेशन कम है लेकिन लेंस की तादाद हमने ज्यादा लगाए हैं तो भी मैग्निफिकेशन बढ़ सकती है। या अगर एक लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन ही अच्छी है तो तादाद में कम है तो भी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। ये हमने बात की थी मैग्निफिकेशन की। और मैग्निफिकेशन के मैंने बताया था कि ये जो हमारी लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन अभी हम डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी रेजोल्यूशन की। और रेजोल्यूशन हमने आप जो मैंने बताया था आप लोगों को कि इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाई एज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पे कोई माइक्रोस्कोप ये फैसला कर सके कि ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। वो दोनों ऑब्जेक्ट इतनी मिनिमम डिस्टेंस के करीब हो लेकिन फिर भी उनका डिफरेंस आइडेंटिफाई किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर। मैंने आपसे कहा था कि जितनी रिजोल्यूशन की वैल्यू छोटी होगी उतना हम कहेंगे कि बहुत अच्छी और बड़ी रिजोल्यूशन है। यानी मैंने आपसे कहा था कि अगर एक माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन 100 मिलीमीटर है, सॉरी 100 माइक्रोमीटर है, और एक की 200 माइक्रोमीटर है, तो रिजोल्यूशन किसकी अच्छी होती है? 100 माइक्रोमीटर। 100 माइक्रो, क्योंकि वो 100 वाली। हाँ, क्योंकि वो डिस्टेंस बता रहा है कि ये डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे आप डिफरेंस बता सकते हो। तो जितने कम डिस्टेंस पे बता सकते हो उतनी अच्छी मैग्निफिकेशन होती है। तो चलिए जी, आज हम मैग्निफिकेशन की डिस्कशन कर रहे हैं। और मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो स्क्रीन है, लैपटॉप है, अपना जो आईपैड है, वो आपके साथ उस पर कुछ शो करूं और एक्सप्लेन कर सकूं। तो एक दो मिनट लगेंगे, प्लीज स्टे विद मी।
जी बेटा, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Okay. So we are discussing about the resolution. Let's talk about the resolution. Resolution क्या चीज है? ठीक है, अच्छा, अब रेजोल्यूशन समझाने के लिए, चूंकि हमने कहा था कि रेजोल्यूशन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्टिंग्विश्ड। अच्छा, अब लाइट वेवलेंथ है एक यूं, एक वेवलेंथ है यूं, ठीक है, और एक है वेवलेंथ यूं। तीन वेव है। इन तीन वेवलेंथ में सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी है? सी सर। और सबसे बड़ी वेवलेंथ? बी। बी, ठीक है। क्योंकि वेवलेंथ जो है, हम बेसिकली किस चीज को कहते हैं? इसको कहते हैं, ठीक है, ये हमारी वेवलेंथ होती है। ये पूरी वेवलेंथ नहीं होती, ये नहीं होती, इसको वेवलेंथ नहीं कहते, बल्कि ये जो डिस्टेंस होता है ट्रफ क्रस्ट के दरमियान, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो अगर आप देखें यहाँ पे, इसकी जो वेवलेंथ है वो बड़ी है और इसकी जो वेवलेंथ है वो छोटी है। तो अब अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं कि इन तीन वेवलेंथ के अंदर जरा मुझे तरतीब से बता दें, कौन सा वॉयलेट है, कौन सा ब्लू है और कौन सा रेड है? ये पता है आप लोगों को? वेब गॉयर, ये आपने पढ़ा है। विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो शाबाश, जो सबसे तलाल, बिल्कुल सही कह रहे हो, जो जिसकी वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी ना, उतनी उसकी क्या होती है, जो 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 सबसे आखिर में है, अगर हम यूं जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ जो है वो किस आर की है? तो आर हमारे पास ये होगा, बी, सही है। वॉयलेट हमारे पास क्या होगा? वॉयलेट हमारे पास होगा सी, शाबाश, ये वॉयलेट होगा। और ए क्या होगा हमारे पास? Blue, sir. ब्लू। अच्छा, ये बात तो आपको समझ आ गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, आप लोग ये जानते हो कि शेडो या इमेज कब बनती है? शेडो, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, शेडो या इमेज उस वक्त बनता है कि अगर आप लाइट को ब्लॉक करें। ये बात समझ आ रही है ना? अगर आप लाइट को ब्लॉक करें, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइट है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर ये लाइट इस ऑब्जेक्ट को हिट करती है सीधा सीधा, तो हमें इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि उसने लाइट को ब्लॉक किया। तो फॉर एग्जाम्पल आपके आपके कमरे में बल्ब है, लाइट है, बल्ब, आप बल्ब के सामने अपना हाथ रखते हैं, तो आपके हाथ का जो शेडो है वो सामने दीवार पे इसलिए नजर आता है बिकॉज आपका हाथ जो है वो ओपेक है, उस पे से लाइट वेव्स पास नहीं होती, तो उसका शेडो आ जाता है। लेकिन अगर कोई ट्रांसपेरेंट चीज आप रखते हो बल्ब के सामने, तो क्या उसका इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। और अगर बनेगा भी तो बड़ा लाइट सा महसूस होगा। डार्क इमेज बनाने के लिए जितनी ज्यादा आप लाइट को ब्लॉक करेंगे, उतना डार्क इमेज बनेगा। ऐसा है बेटा? यानी द मोर द ब्लॉकिंग द लाइट, द मोर डार्कर विल बी द इमेज। तो इसी तरह Yes. माइक्रोस्कोप पे अगर आप क्लियर इमेज देखना चाहते हो, तो कोशिश ये होती है कि अगर वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट लाइट को ब्लॉक करे, जितना ज्यादा परसेंटेज लाइट का ब्लॉक करेगा, उतना वो क्लियर नजर आ रहा होगा। तो रिजोल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट सामने होगा, वो ऑब्जेक्ट कम से कम लाइट को इतना, कम से कम 50% तो लाइट को ब्लॉक करें। 50% लाइट को ब्लॉक करेगा तो उसका जो इमेज होगा वो रीजनेबल होगा, उसको हम कम से कम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन वो अगर वो 50% से कम लाइट ब्लॉक करेगा, तो वो उसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो ब्लर होगा, वो इतना अच्छा उसकी रेजोल्यूशन नहीं होगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास सेट हो गया है कि अगर पार्टिकल लाइट को ब्लॉक कर लेता है 50% से ज्यादा, तो उसका इमेज क्लियर होगा। अब मुझे एक बात बतानी है आप लोगों ने, ये है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट और इसके सामने में दो वेव्स बना रहा हूं। एक ये आ रही है सामने और दूसरी जो उनके सामने आ रही है वो कुछ यूं है।
आपको क्या लगता है कि इन दो वेव्स में, जो इसमें से एक ए है और एक बी है, किस में ज्यादा चांस है कि जो जिसको ये पार्टिकल कंप्लीटली रोक सके, ब्लॉक कर सके? लाइट ए को ज्यादा आसानी से रोक सकता है या लाइट बी को आसानी से रोक सकता है? A को सर। उसकी उसकी वजह ये है, ए सर। हाँ, इसकी वजह ये है कि ए के दरमियान ए का जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। अब कम होने से क्या ताल्लुक है? देखो, हो सकता है कि ये जो पार्टिकल है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि ये जो लाइट यूं आ रही है इसके सामने, जिसकी वेवलेंथ बड़ी है, तो ये हो सकता है कि वो बड़ी वेवलेंथ यूं आए और वो यूं गुजर जाए, क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो इसके वेवलेंथ से छोटा है। ये जो जो वेवलेंथ का जो डायमीटर है, अगर हम वेवलेंथ का डायमीटर लेते हैं और फिर इसका जो रेडियस है या डायमीटर है वो हम पार्टिकल से कंसिडर करें, तो पार्टिकल छोटा है, जब भी तो वो इसके अंदर एडजस्ट हो गया। अगर वो यहाँ एडजस्ट हो गया तो वो लाइट को बगैर हिट करते हुए लाइट वहां से गुजर जाएगी और वो हाइड हो जाएगा, हमें नजर नहीं आएगा, उसका इमेज नहीं बनेगा। लेकिन क्या इतनी छोटी सी वेवलेंथ के अंदर ये इतना बड़ा पार्टिकल आ सकता है? यहाँ ये पार्टिकल आ सकता है इसके अंदर, ये वाला पार्टिकल आ सकता है, नहीं आ सकता है ना सर? बेटा कैसे आ सकेगा? आप नहीं आ अगर सकता। आप इसका डायमीटर देखें, ये इसका डायमीटर है, ठीक है, और आप यहाँ का डायमीटर देखें, यानी अगर आप यहाँ का डायमीटर देखते हैं, ये देखें, ये इतना सा है, तो इस पे ये पूरा पार्टिकल कैसे आ सकता है अंदर? लाजमी वो हिट करेगा, ये इसको बाईपास नहीं कर सकता, वो लाजमी हिट होगा। Like we can see this particle when we get the image, right? क्योंकि ये like wavelength दिख रहा है। हाँ, इसका मतलब है ऐसे कंडीशन में हम इस पार्टिकल को बहुत साफ देख सकते हैं, हमें यहाँ स्क्रीन पे वो Yes, नजर आ sir. जाए, साफ नजर आएगा, क्योंकि वो लाइट को ब्लॉक कर रहा है। लेकिन इस केस के अंदर अगर आप देखें तो ये यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि लाइट जो है उसको बाईपास करके चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी वेवलेंथ का जो डायमीटर है, जो वेवलेंथ की रेडियस है या डायमीटर होता है, वो पार्टिकल से छोटा होना चाहिए, ताकि पार्टिकल उस जगह में ऑक्युपाई ना हो सके और वो लाइट को इंटरप्ट करे। आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? So it all depends कि bypass करे या नहीं करे. If it blocks the light, it will be visible. If not, then it won't be. चले, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। सपोज कीजिएगा ये लाइट है और यहां इसका जो डायमीटर है, वेवलेंथ की मैं बात कर रहा हूं, वो है सपोज करें 250 माइक्रोमीटर, और इसके सामने जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट का डायमीटर है 170 माइक्रोमीटर। आपको क्या लगता है, ये हमें ज्यादा साफ नजर आएगा या ज्यादा साफ नजर नहीं आ रहा होगा? नहीं आएगा। अच्छा, अब देखें, फॉर्मूला ये है हमारे पास रेजोल्यूशन का कि आपके पास जो पार्टिकल होता है, अगर उस पार्टिकल का साइज आपके जो वेवलेंथ है उससे ज्यादा हो तो फिर तो वो बहुत साफ नजर आएगा, उससे छोटा होगा तो भी नजर आएगा एक लिमिट तक। यानी याद रखो फॉर्मूला क्या है, जो आपकी रेजोल्यूशन है उसका जो फॉर्मूला क्या बनता है, हम ये कहते हैं कि जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का हाफ, वेवलेंथ का हाफ अगर छोटा हो, किससे? डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ये इसकी मिनिमम रेजोल्यूशन होगी, वो चीज हमें नजर आ जाएगी। जितनी वेवलेंथ है उसका हाफ कर दें आप, तो अगर पार्टिकल उस हाफ से बड़ा होगा तो आपको वो चीज फिर भी नजर आ जाएगा, हालांकि इतनी अच्छी रेजोल्यूशन नहीं होगी लेकिन नजर आएगा। अब बताएं आपको ये पार्टिकल नजर आएगा या नहीं आएगा? So आएगा, but it won't be on a good. यानी इस वक्त इस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन मैक्सिमम क्या हो सकती है, सॉरी मिनिमम? 125 पे। एग्जैक्टली, अब आप समझ गए, इसकी रेजोल्यूशन होगी 125 माइक्रोमीटर, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 250 है। तो बस आप ये याद रखो कि जब भी आप कोई वेवलेंथ निकालते हो तो जो वेवलेंथ होगी उसका हाफ आप निकाले, वो उस माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन होगा। सो द फॉर्मूला फॉर अ रेजोल्यूशन इज दैट the resolving power of microscope should be equivalent to half of the wavelength
that has been used as a source of illumination. तो उस माइक्रोस्कोप में जो सोर्स है, जो सोर्स में जो लाइट आ रही है, उसका हाफ जो होगा उसकी बराबर वाला ऑब्जेक्ट आपको नजर आ जाएगा या उससे बड़ा नजर आ जाएगा, लेकिन उससे छोटा कभी भी नजर नहीं आएगा। आपके ख्याल में अगर इस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 125 है, तो क्या मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसकी रेजोल्यूशन 100 माइक्रोमीटर होगी, अब जिसका साइज है वो 100 माइक्रोमीटर है, क्या वो हमें नजर आ रहा होगा? नो सर, बाईपास कर देगी वो। बाईपास कर जाएगी। सही है, ठीक है। तो बेटा आप सब लोग मुझे एक्नॉलेज कर दो, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस। Yes, sir. ठीक है, मेरे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। बस फॉर्मूला सेट हो गया, फॉर्मूला ये सेट हो गया कि आपके पास जो वेवलेंथ आ रही होगी माइक्रोस्कोप पे, वो वेवलेंथ जो उसमें जो सबसे छोटी वेवलेंथ होगी उसका भी आप हाफ निकालेंगे तो ये उसकी रेजोल्यूशन हो जाएगी। सही है? तो चलिए, अगर आपको समझ आ गया है, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं बेटा। हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, मैं यहां लिख देता हूं लाइट माइक्रोस्कोप। बेटा लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो सोर्स होता है वो लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है। ठीक है, बताइएगा जरा मुझे, विजिबल लाइट में सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी लाइट की होती है, कौन सी कलर की होती है? वायलेट। Violet, sir. ठीक है, अच्छा वॉयलेट, और इसके बाद इंडिगो और ब्लू। तो यूजुअली जो कि हम लोग स्पेक्ट्रम में देखते हैं, तो जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो वॉयलेट है, और मैं आपको बता देता हूं इसका जो वेवलेंथ होता है वो होती है तकरीबन 400 नैनोमीटर, सबसे छोटी वेवलेंथ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी रिजोल्यूशन कितनी हो जाएगी? सर 200 नैनोमीटर। 200. एग्जैक्टली, शाबाश, गुड। तो लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है आपको रटना है, रिजॉल्विंग पावर जो लाइट माइक्रोस्कोप की हो गई है वो हो गई है 200 नैनोमीटर। तो इसका मतलब है बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो 200 नैनोमीटर से बड़ा हो वो तो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आ जाएगा साफ, लेकिन अगर वो 200 नैनोमीटर से छोटा होगा तो उसको फिर हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकेंगे, उसके लिए फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो से वो हमें नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का जो साइज है वो है, सपोज कीजिएगा 3 माइक्रोमीटर। 3 माइक्रोमीटर यूजुअली क्लोरोप्लास्ट का डायमीटर होता है। क्या हमें ये लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आ रहा होगा या नहीं? नो सर, नो। नो, व्हाई? No. सर क्योंकि इसकी जो लाइक वेवलेंथ इज लेस देन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। 200 बेटा लेस, नैनोमीटर से कम। बेटा लेस नहीं है, लेस नहीं है ये। 3 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 3000 नैनोमीटर, क्योंकि ओह एक सर, सॉरी माइक्रोमीटर, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लियर। देखो ना यहाँ आप लोग ब्लंडर करोगे ना, गलतियां करोगे, क्योंकि कन्वर्जन आप लोगों को याद होना चाहिए। सो 3000, ये तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है भाई, क्लोरोप्लास्ट बहुत अच्छी तरह नजर आ जाता है लाइट माइक्रोस्कोप से। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और लेट सपोज कीजिएगा कि उसका जो साइज है वो है 2, ये है हमारे पास 0.025 माइक्रोमीटर। क्या ये नजर आ रहा होगा? यस सर। क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं नैनोमीटर में तो कितना हो जाएगा? 250 250 नैनोमीटर हो जाएगा। तो ये भी हमें नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये आप, क्योंकि एग्जामिनर कभी आपको पॉइंट पे देगा, कभी होल नंबर पे देगा, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा माइक्रोमीटर में है, कौन सा नैनोमीटर में है। तो मैं एक बार फिर आपको वही लाइट वाली बात बता दूं, सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिएगा ये हमारे पास एक वेवलेंथ है, ठीक है, ये एक वेवलेंथ है। अच्छा, अब इस वेवलेंथ के अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल देखें ना, ये यहां से लेके यहां तक ये वेवलेंथ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो इस वेवलेंथ का हाफ ऑक्युपाई कर सकता हो तो वो हमें नजर आएगा, लेकिन अगर हाफ से छोटा हो जाएगा तो वो नजर नहीं आएगा। आई मीन अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं नीचे कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये है,
और एक ये है। अब देखो दोनों में, तीनों में देखिएगा, जो पहला वाला है जो सबसे छोटा वाला है वो शायद हमें अच्छी तरह नजर ना आए, दूसरा वाला इससे थोड़ा बड़ा है, हो सकता है वो नजर आ जाए, लेकिन तीसरे वाले में कोई शक नहीं है वो हमें नजर आएगा, बिकॉज इट विल इंटरप्ट द लाइट। इसलिए अगर इनके सामने कभी लाइट आएगा, मतलब लाइट आएगी, तो डेफिनेटली ये इसको तो हिट करेगा, जरूरी हिट करेगा। इसी तरह ये आके इसको भी हिट कर सकता है, इसको भी हिट करेगा, लेकिन ये अपने आप को यहाँ छुपा सकता है, जो कि हाइड हो सकता है। और जब कोई कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिर उसका इमेज नहीं बनेगा। दैट वाज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर सर। अच्छा, अब अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन भी आपको याद करनी है बेटा। मैग्निफिकेशन, अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप का मुझसे पूछे कि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो यूजुअली जो लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है जो हम लोग वैसे यूज करते हैं, हम कहते हैं कि तकरीबन समझ लो 1200 से लेके 2000 मैक्सिमम, इससे ऊपर मैग्निफिकेशन नहीं हो सकती लाइट माइक्रोस्कोप से। तो जो हमारे पास लैब में है, हम कॉलेज में यूज करेंगे, उसकी तो खैर मैग्निफिकेशन बहुत कम है। वो तो आप समझ लो सिर्फ जो हमारे पास होती है वो 40 टाइम्स होती है, या फिर बहुत ज्यादा होगा तो 100 टाइम्स हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता। तो अब ये कुछ माइक्रोस्कोप है जिसकी ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। कोई लाइट माइक्रोस्कोप अभी तक ऐसा नहीं है कि जिसकी मैग्निफिकेशन 2000 से ज्यादा हो। ये जनरल रेंज है, इस रेंज में हमें मैग्निफिकेशन मिलती है यूजुअली। अच्छा, इसके साथ फिर ये तो मैं आपको लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ, और इसकी इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी आपको पता चली। रेजोल्यूशन कितनी है इसकी? 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर, या फिर आप कह सकते हैं 0.02 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट में भी याद रखना है और आपको नैनोमीटर के अंदर भी याद रखना है। दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड दिस इज आल्सो द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ स्लाइड की तरफ, जहां से हम डिस्कशंस करेंगे। मेरे साथ रहिएगा प्लीज, और अगर कोई पूछना है इन द मीन टाइम यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एज वेल। सर 0.2 माइक्रोमीटर होगा ना? 0.2 माइक्रोमीटर होगा ना? जी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, क्योंकि इससे तो 20, इससे 20 बन जाएगा ना। हाँ सही कह रहे हो, तो मैं इसकी करेक्शन कर लेता हूँ। सर स्क्रीन ऊपर कर दे, स्क्रीनशॉट्स ले लें। एक सेकंड बेटा। हाँ ठीक है। यस सर, ग्रेट। अच्छा जी, चले। हो गया सर। आफाफ क्वेश्चन कर रहा है शायद। आफाफ, कैन यू आस्क मी अगेन द क्वेश्चन? व्हाट वाज द क्वेश्चन? सर ये लाइट ब्लॉक या सरपास कर रहा है पार्टिकल, ये प्लीज दोबारा बता दें। आफाफ, आई एक्सप्लेन दैट आप अगर किसी चीज का इमेज देखना चाहते हैं दीवार के ऊपर, कि आप किसी चीज का इमेज आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? अगर आप लाइट को ब्लॉक करेंगे तो इमेज बनेगा ना। अगर किसी से लाइट पास हो जाएगी तो उसका तो इमेज नहीं बनता। मसलन अगर आप घर के अंदर आपका जो बल्ब है जो कि लाइटन है, अगर आप बल्ब के सामने अपना हाथ रखते हैं तो पीछे दीवार पे आपके हाथ का इमेज बनेगा, क्योंकि आपने लाइट को ब्लॉक किया है। लाइट आपके हाथ से पास नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपका हाथ जो है वो ओपेक ना होता और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता, लाइट पास होती, तो उसका इमेज फिर या तो बहुत लाइट बनता या बनता ही नहीं। तो यही चीज हम माइक्रोस्कोप के अंदर कहते हैं कि अगर एक पार्टिकल माइक्रोस्कोप की वेव को ब्लॉक करे, जैसे ये पार्टिकल है, देखिए इसने ब्लॉक नहीं किया, ये वेव आई, यू यू वेव गुजर रही थी, और चूंकि उसका जो वेवलेंथ थी वो इतनी बड़ी थी और पार्टिकल इतना छोटा था कि वो वेवलेंथ के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर गया और लाइट को हिट नहीं किया। इसने लाइट को हिट नहीं किया तो आगे इमेज नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये पार्टिकल बड़ा होता तो फिर जाहिर सी बात है ये अपने आप को यहाँ अकोमोडेट नहीं कर सकता था। बड़ा पार्टिकल
वेवलेंथ के अंदर तो नहीं आ सकता ना, तो वो लाजमी लाइट को इंटरप्ट करेगा, और जब इंटरप्ट करेगा तो उसका इमेज बनेगा। समझ रहे हो? ये थी वो स्टोरी जो मैं बताना चाह रहा था। Yes, yes, yes. ठीक, तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। अफाइफा, ओके सॉरी बेटा। Yes, beta. So let me just share screen now. Yes, can you see the screen now? Yes, sir. Okay. So resolution is highly concerned to wavelength of light use. I told you कि इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? वेवलेंथ के साथ है। अच्छा, अब ये देखिएगा डायग्राम आपके सामने नजर आ रहा है, और ये देखिएगा एक पार्टिकल है बड़ा, और ये वेवलेंथ है। कितनी वेवलेंथ है? 400 नैनोमीटर नजर आ रही है, देखो। Yes, sir. 4, और ये पार्टिकल है इतना बड़ा, तो और देखो ये छोटे पार्टिकल है, ये देखिए ये, तो ये पार्टिकल हमें नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे? क्योंकि इनका जो डायमीटर है वो वेवलेंथ के मुकाबले में बहुत ही कम है, 50% से भी कम है। स्टेन्ड राइबोसोम्स ऑफ डायमीटर कितना है? 25 नैनोमीटर डू नॉट इंटरफेयर विद लाइट वेव। सर डायग्राम थोड़ी और बड़ी कर दें। अरे यार, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ इसको बड़ी करने की, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर था, देखता हूँ अगर ये बड़ी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
यार ये बड़ी तो थोड़ा सा मुश्किल से होगा, अब कुछ बेहतर है? नजर आ रहा है बेटा? यस सर। जी सर सही है। ठीक है। सो देखिए ये छोटे पार्टिकल्स हैं और ये राइबोसोम है। राइबोसोम आपको पता है ऑर्गेनेल होता है सेल के अंदर ना, और ये सबसे छोटा ऑर्गेनेल है। कितना है डायमीटर? देखो नीचे लिखा हुआ है, कितना है? 25 नैनोमीटर। 25 नैनोमीटर। तो 25 नैनोमीटर तो बहुत छोटा हो गया ना, 200 नैनोमीटर से बहुत छोटा है, इसलिए नजर नहीं आ सकेगा। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ये जो रेडियस है इसका हाफ जो होगा वो 200 नैनोमीटर होगा। तो कहाँ 200 नैनोमीटर और कहाँ 25 नैनोमीटर? अगर आप इस पार्टिकल को देखिएगा तो ये कितना बता रहा है? 1000 नैनोमीटर, इतना बड़ा। तो ये तो बहुत ज्यादा साफ सुथरा नजर आएगा, इंटरफेयर विद द लाइट वेव्स। क्लियर है बच्चों? सबको समझ आ रहा है? यस। राइट। राइट, अब आप देखिएगा प्लीज। Resolution is highly concerned to wavelength of light used. The smaller the wavelength of light source, the higher will be the resolving power of lenses. वही बात, the smaller the wavelength of light source, लाइट सोर्स यानी किस किस्म का लाइट है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, कौन सी लाइट है, तो वो हमें बता देगी कि उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है या कम है। जितनी स्मॉल होगी, इसका मतलब है बेटा एक बात बताओ, अगर मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहा हूं सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हुए, तो मैं रिजोल्यूशन बढ़ा रहा हूं कम कर रहा हूं? जी कुछ पूछ रहा हूं, बताइए। सर कम हो रही है। रिजोल्यूशन कम हो रही है क्योंकि आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो, ठीक है। To observe the specimen with much clarity, it is necessary that the diameter of the specimen should be greater than the half of the wavelength. देखो ना कितनी इंपॉर्टेंट बात जो मैं समझा रहा था। To observe the specimen with much clarity, क्या होना जरूरी है? It is necessary that the diameter of the specimen should be greater than the half of the wavelength. जो आपकी wavelength होती है उसकी हाफ से कम डायमीटर ज्यादा होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, तो वो क्लियर नजर आएगा, वरना वो फिर नजर नहीं आएगा। राइट, ये है बेटा फॉर्मूला जो भी आपने समझा रहा था आपको। रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वेवलेंथ यूज्ड अपॉन 2। इसका मतलब है अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर होती है, सो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2, दैट्स व्हाई वी हैव अ 200 नैनोमीटर व्हिच इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब देखिएगा एक एग्जांपल देखिए। इफ टू बैक्टीरियल सेल्स वर वेरी क्लोज टुगेदर ऑन अ स्लाइड, दो बैक्टीरियल सेल हैं बहुत करीब है, दे माइट लुक लाइक अ सिंगल ब्लरी डॉट ऑन अ माइक्रोस्कोप with low resolving power, but could be told apart as separate on a microscope with high resolving power. अगर आप दो बैक्टीरियल सेल को एक स्लाइड के ऊपर दो डिफरेंट माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो जिस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कम होगी वो कहेगा कि ये बस सिंगल एक ब्लरी डॉट है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा कि दो सेल है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा रिजॉल्विंग पावर वाला माइक्रोस्कोप है तो वो दोनों सेल के दरमियान बहुत डिस्टिंग्विश करके बता देगा कि दे आर टू डिफरेंट सेल्स, नॉट अ सिंगल सेल। Wibb-Goyer visible light series in increasing order of wavelength, so decreasing order of resolution if a light filter is used in microscopy. Light filter का मतलब होता है बाज़ वक़्त माइक्रोस्कोप के अंदर एक फिल्टर लगाया जाता है और उस फिल्टर का काम ये होता है कि जब लाइट आ रही होती तो वो सारे लाइट्स वेवलेंथ ब्लॉक कर लेती हैं और सिर्फ एक लाइट को जाने दे देती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्लू फिल्टर लगाया है तो ब्लू फिल्टर का मतलब होता है कि वो सारे लाइट को रोक देंगे, सिर्फ ब्लू लाइट को पास करने देंगे। इसी तरह अगर हमने रेड फिल्टर लगाया है तो वो रेड को पास होने देंगे, बाकी सबको रोक देंगे। तो अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं बेटा, अगर मेरे पास दो माइक्रोस्कोप है, एक के अंदर ग्रीन फिल्टर लगा है और एक के अंदर
रेड फिल्टर लगा हुआ है, दोनों में किसकी रिजोल्यूशन अच्छी होगी? ग्रीन वाले ग्रीन। ग्रीन शाबाश, वेरी गुड, समझ रहे हो। क्योंकि जो रेड वाला होगा उसकी तो उसकी वैल्यू वेवलेंथ ज्यादा है। ज्यादा है, वो सिर्फ रेड को ही अलाउ करेगा और बाकी को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब आते हैं जरा मैग्निफिकेशन। लाइट माइक्रोस्कोप को सॉरी हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ कंपेयर करें। लेट्स टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। The magnification of light microscope is about 1200 times to 2000 times, but the electron microscope magnification is 250 100,000 times to 500,000 times. Consider कीजिएगा कितनी बड़ी मैग्निफिकेशन है किसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। और लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में अगर आप उसके साथ कंपैरिजन करके देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ये जो मैग्निफिकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो लाइट माइक्रोस्कोप से कितनी टाइम ज्यादा है? 400 टाइम्स कैसे निकाला? डिवाइड 500 डिवाइड बाय 2000 शाबाश, तो 500,000 को डिवाइड करेंगे आप 200,000 से तो आपकी मैग्निफिकेशन जो नंबर ऑफ टाइम्स आएंगी वो 400 टाइम्स ज्यादा बड़ा कर सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसके मुकाबले में? लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में। लेकिन देखो अभी तो हमने रिजोल्यूशन की बात नहीं की है, हमने सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात की है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए, और वो ऑब्जेक्ट ऐसा है कि वो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आता, तो फिर हमें मैग्नीफाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। मैं आपको एक बात बताऊं कि चलिए खैर वो हम आगे पढ़ लेते हैं, खुद ब खुद भी आ जाएगा पॉइंट। तो ये तो हो गई मैग्निफिकेशन की बात। अब जरा इसकी रेजोल्यूशन की तरफ भी मूव करते हैं। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 200 नैनोमीटर and that of the electron microscope is 0.5 नैनोमीटर। किसकी रिजोल्यूशन अच्छी है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितने टाइम्स अच्छी है? शाबाश, 100 टाइम्स सर। 100 नहीं, टाइम्स। 400 टाइम्स। 400 टाइम्स। शाबाश, yes, 400 टाइम्स ज्यादा है। मतलब ये 200 डिवाइड बाई 0.5, तो ये 400 टाइम्स आपकी जो रिजोल्यूशन है वो अच्छी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। किससे? लाइट माइक्रोस्कोप से। तो अब जरा मुझे एक बात तो बताओ, एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए था कि चलो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 200 नैनोमीटर इसलिए है क्योंकि उसमें सबसे छोटी वेवलेंथ जो होती है उसकी जो डायमीटर जो वेवलेंथ है वो 400 थी, तो इसलिए 200 आया। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.5 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ? क्या आपके जहन में आ रहा है? कि उसकी वेवलेंथ 1 नैनोमीटर करके होगी। तो अभी तक आपको लगता है कोई ऐसी वेवलेंथ है जिसकी जो कि 1 नैनोमीटर के बराबर हो? not in electromagnetic spectrum X-rays but वगैरह। electron शाबाश। देखो बेटा बात यह है कि मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, अगर आप थोड़ा याद रिकॉल करें, मैंने आपसे कहा था कि इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, कि आप यूज क्या कर रहे हो। लाइट माइक्रोस्कोप में तो हम लाइट यूज करते हैं, सोर्स लाइट ही होता है, और लाइट की सबसे जो छोटी वेवलेंथ है वो 400 है, इसलिए 200 नैनोमीटर आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज ही नहीं करते, वहां पे होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है बहुत छोटा पार्टिकल है, और ये बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, करबों की तादाद में होते हैं, और एक सिंगल क्यू में आ रहे होते हैं। बीम आप जानते हैं ना, वो बिल्कुल पार्टिकल एक क्यू में आ रहे होते हैं। मैं अगर आपको ये बताऊं कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 1 नैनोमीटर का होता है, यानी 1 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं और बहुत स्पीड से एक वेव के फॉर्म में आ रहे होते हैं। तो इस डिस्टेंस को हम एज अ वेवलेंथ कंसीडर कर रहे होते हैं, समझने की कोशिश करें। तो इलेक्ट्रॉन जो मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे लोग हैं कतार में जा रहे हैं, एक आदमी को आप एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें, तो दो आदमियों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना
वो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वेवलेंथ कहलाएगा। हालांकि वो वेव नहीं होती, पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल्स फॉर्म में होते हैं। तो दो पार्टिकल के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, तो हम इसका हाफ लेते हैं और वो हाफ जो है वो कितना हो जाएगा, 0.5 नैनोमीटर हो जाएंगे। So that's why we say the resolving power of electron microscope is very brilliant. It is only 0.5 nanometer, while that of the light microscope is 200 नैनोमीटर। तो यहाँ एक चीज जो और सामने आई वो क्या है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी दिखा सकता है। दुनिया में जो सबसे छोटा एटम है वो कौन है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस का डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर होता है। इसका मतलब है हम एटम का न्यूक्लियस भी देख सकते हैं, किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो दो चीजें अभी तक आपके सामने आई, एक मैग्निफिकेशन और दूसरा रेजोल्यूशन। तो जरा मुझे अहमद जल्दी बताओ, दोनों की मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन कंपेयर करके बताओ। Yes, sir. जी बताओ, कितना कितना है? Let's लाइट का do the- लाइट का कितना है, इलेक्ट्रॉन का कितना? सर लाइट की जो रेजोल्यूशन है वो 200 नैनोमीटर होती है, इसकी 0.5 है। ठीक हो गया। तो लाइक एक बहुत स्टार्क डिफरेंस है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं जैसे तो 200 डिवाइड बाय 0.5 दैट इज 400 टाइम्स है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत ज्यादा लाइक रिजॉल्विंग पावर। ठीक। व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन? द मैग्निफिकेशन इज आल्सो 400 टाइम्स। सही है, मतलब जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है वो कितनी होगी, 500,000। 500,000 से। सही है, और इसकी जो है 200 टाइम्स है। ठीक है, अच्छा, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या क्या है दोनों में? इलेक्ट्रॉन बीम से। और लाइट के अंदर भी हैव लाइक द वेवलेंथ ठीक है। प्योर और विजिबल लाइट उसकी। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम हमारे शाबाश। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है बेटा, आप लोग सब समझ रहे हो, आगे चलें? यस सर, क्लियर। यस सर। सर जी बेटा। सर ये जो मैग्निफिकेशन का जो मतलब हमने जो भी कंपैरिजन किया है वो 400 टाइम्स क्यों होगा, वो 250 टाइम्स नहीं होगा? बेटा 0.5 और 200 के बीच में 200 का डिफरेंस आ रहा है या 400 का डिफरेंस आ रहा है? 1.5 है। मैं मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैग्निफिकेशन की बात करें, सही है, सॉरी। मैग्निफिकेशन आपने क्या कहा? एक बंदे ने बोला जी टाइम जोन इज सो कंफ्यूजिंग, इट्स 7 अगस्त इन यूरोप, 6 अगस्त इन ऑस्ट्रेलिया, बट इन 400 BC इन सिंध। क्या बोल रहे हैं? जी जी बताइए, आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे बेटा। तो मैं कह रहा था कि जो मैग्निफिकेशन में हमने जो डिफरेंस निकाला था वो 250 नहीं होगा 400? अच्छा, वो देखिए, मैंने कैलकुलेशंस तो नहीं किए हैं, मैंने आप लोगों से कहा आप कैलकुलेशंस कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप सिंपल क्या करें, 500,000 को डिवाइड कीजिएगा 2000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। 250। यस सर, 250 है। हाँ बस, तो ठीक है, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बस आप लोग खुद मैथमेटिकली कैलकुलेट करें। सो 250 100 टाइम्स ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर है, और रिजॉल्विंग 400 पावर टाइम्स ग्रेटर थी रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, और सोर्स ऑफ एलिमिनेशन याद रखने हैं, एक में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक में क्या है, विजिबल लाइट। शाबाश, ठीक लाइट। ठीक, सही है, ठीक है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। राइट, source of illumination in light microscope is light of the visible spectrum and that of electron microscope is beam of protons. अच्छा, ये वेरिएबल है, बात जगह पे beam of electron भी कहते हैं, बात जगह पे beam of proton भी कहते हैं, doesn't matter, लेकिन most of the books are saying that's the beam of protons. ठीक है, okay, another difference is used here. Glass lenses are used in light microscope, while in electron microscope magnet bars are used to focus the image.
बेटा याद रखिएगा, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंसेज लगे होती है मैग्निफिकेशन के लिए, वो ग्लास से बने होती है जो लेंसेज होती है, और उसका अपना एक पावर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो कि सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट नहीं है बल्कि फोटोन है या प्रोटॉन है, तो वहां पे मैग्नेट बार लगे होते हैं। बार एक खास एंगल पे लगे होते हैं। आपको पता है कि बार जो है वो अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स को। तो जिस इमेज को हमने देखना होता है वो फोटोन उस बार की तरफ अट्रैक्ट होकर लाइट को फोकस करते हैं। यानी अगर आप जैसे कि लाइट रेज आती है तो उसको तो लेंस फोकस करते हैं फोकल पॉइंट पे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने मैग्नेट लगाए होते हैं और मैग्नेट क्या करते हैं, फोटोन को एक पर्टिकुलर जगह पे गैदर करते हैं। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ डिफरेंस याद रखो कि एक में ग्लास लेंसेज यूज होते हैं और एक के अंदर मैग्नेट बार यूज हो रहा होता है। याद रहेगा? Yes, sir. यस सर। सर ये वाला पॉइंट ना सर सोपर वाली बुक में था, नॉट इन लाइक द टेक्स्ट बुक। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हर चीज उसमें नहीं होती, आपको यस सॉफर बुक सोपर अच्छी बुक है। जी। अच्छा, उसके बाद रियल कलर्ड इमेजेस कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप, व्हाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट। आपको पता है कि हमें जो चीज कलरफुल नजर आती है वो लाइट की वजह से होती है, क्योंकि जिस कलर को आप ब्लॉक करते हैं उसका कलर बन जाता है। यानी ग्रीन कलर उस वक्त नजर आता है जब ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं होता। इसी तरह रेड कलर उस वक्त नजर आता है जब रेड कलर एब्जॉर्ब नहीं होता। जो कलर एब्जॉर्ब नहीं होता, रिफ्लेक्ट होता है, वो कलर हमें नजर आ रहा होता है। ये आप जानते हैं, आप पढ़ा होगा। जब भी तो हम कहते हैं कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो ग्रीन लाइट को ब्लॉक करते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, इस वक्त आपके सामने कितने पॉइंट्स हैं? तो 5 पॉइंट बताएं ना बेटा। अच्छा, 5 इन points. 5 पॉइंट्स में बताओ कितने, इन 5 पॉइंट्स में बताओ कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पल्ला भारी है, यानी उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है लाइट पे, और कितने में ऐसा है जिसमें लाइट का पल्ला भारी है इलेक्ट्रॉन पे? पहले दो पॉइंट में, पहले 2 पॉइंट में किसका पल्ला भारी है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉन Electron माइक्रोस्कोप। microscope. ये आपसे सवाल पूछेंगे कि what are the beneficial characteristics of electron microscope over the light microscope, या what is the importance of light microscope over the electron microscope? तो फिर आपको वो हाईलाइट करने होंगे। तो शुरू की जो 2 पॉइंट है वो तो किसको फेवर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को फेवर कर रहा है। Electron microscope. ठीक है। अच्छा, तीसरा जो फेवर कर रहा है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ये तो खैर इंपॉर्टेंस की सेंस में नहीं आता, सिर्फ सोर्स बताया है कि कौन सा सोर्स इस्तेमाल होता है। अगर हम चौथा और पांचवा पॉइंट देखें तो चौथा पॉइंट भी हमें नहीं बता रहा, ये भी नॉर्मल एक बता रहे कि कौन सी चीजें यूज होती है, कंपैरिजन है। लेकिन पॉइंट 5 फिर एक डिफरेंस आया, और इस वक्त किसका पल्ला भारी हो गया? लाइट Light माइक्रोस्कोप। microscope. ये दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप over the electron microscopes. We can see color images can be observed. अच्छा, यहाँ पे 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है और फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है why black and white images can be observed in electron microscope while color images? तो आप कहेंगे this is because of the absorption and reflections of different wavelength, because the light, the wavelength which is not absorbed, its color basically appears. However, no light is used in the electron microscope, so we can see only black and white images. ठीक है? यस सर। अच्छा, एक और डिफरेंस आ रहा है। लाइव स्पेसिमेन कैन बी ऑब्जर्व्ड while using light microscope, however only dead specimen can be observed using electron microscope. This is due to the following reason. 3 रीजन आपको दूंगा जो कि बताएगा कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइव स्पेसिमेन नहीं देख सकते, अलबत्ता डेड स्पेसिमेन देख सकते। इसलिए अगर आप देखें तो ऊपर पॉइंट में लिखा है इमेजेस, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, यानी लाइव व्यू नहीं देख सकते, आप इमेजेस देख सकते हैं, इसकी पिक्चर देख सकते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पॉइंट नंबर 6 जो आपके सामने आ रहा है, इस पे किसका पल्ला भारी हो गया? लाइट का। लाइट माइक्रोस्कोप का। Light microscope. क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में जैसे फॉर एग्जांपल माइटोसिस का प्रोसेस है। अब माइटोसिस सेल डिवीजन या न्यूक्लियर डिवीजन एक लाइव प्रोसेस है, वो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट है या वो रिस्पायर कर रहा है या कोई ऐसा मूवमेंट है जो कि लाइव है, उसको आपकी मजबूरी है वो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ये भी याद रखिएगा। तो इसकी रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो मैं आपको बताऊं कि जो
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है बेटा, उसके अंदर जहां हम स्पेसिमेन रखते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, वो वैक्यूम होता है। क्या होता है? वैक्यूम। और जब वैक्यूम होगा तो वैक्यूम के अंदर एयर नहीं होती, एयर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और बगैर ऑक्सीजन के जो स्पेसिमेन है वो सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ आपसे सवाल एग्जामिनर पूछता है कि वैक्यूम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम वैक्यूम में ऑब्जेक्ट रखते हैं? तो बेटा इसका जवाब ये होगा, आप ये कहेंगे कि अगर वहां एयर हो और हम इतनी स्पीड से प्रोटॉन की बम्बारमेंट कर रहे होते हैं, जो कि सिंगल तेजी से रे आ रहा होता है, तो ये प्रोटॉन अगर एयर पार्टिकल के साथ टकराएंगे तो ये स्कैटर्ड होंगे, और जब ये स्कैटर्ड होंगे तो ये मैग्नेट पे फोकस नहीं होंगे, और जो हमारे पास इमेज बनेगा वो ब्लर बनेगा, डिस्टॉर्टेड इमेज बनेगा। जैसे अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, आप किसी गाड़ी में जा रहे हो या किसी बाइक पे जा रहे हो और आपके पास कैमरा हो, और आप कैमरे का बटन जब पुश करते हो तो उसके बाद आपका हाथ हिल जाए, तो फिर आप देखते हो वो तस्वीर कैसी आ रही होती है, टेढ़ी हुई, नाक इधर जा रही है, कान उधर जा रहे हैं, एक अजीब किस्म का इमेज बनता है। तो यही वजह होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर पार्टिकल डिस्पर्स हो जाएं ज्यादा स्पीड की वजह से, और वो फोकस नहीं हो जाए, तो हमारे पास इमेज क्लियर नहीं आएगा। इसलिए मजबूरी है कि देयर शुड बी नो एयर पार्टिकल एंड द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया, सही है? यस सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, हम ये कोशिश करते हैं कि उनमें से अगर कोई वाटर वगैरह है तो वो भी हम रिलीज करते हैं, इसको ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि वाटर जो है एक मीडियम जनरेट करता है, और आपको पता है कि जब भी कोई पार्टिकल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड पे फर्क पड़ता है, और वो उसी स्पीड से नहीं जा रहा होता, और ये है कि उस पे से हम वो स्टफ हटाते हैं। तो बगैर वाटर की कोई चीज जिंदा नहीं रह पाती, भी आप जानते हैं। तीसरी चीज होती है एक और डिफरेंस ये है कि जो भी स्पेसिमेन होता है उसको हम एक हैवी मेटल के अंदर एम्बोस करते हैं, एक डाई बनाते हैं। डाई का मतलब जानते हो क्या होता है? एक तो कलर वाली डाई होती है, वो नहीं। एक जैसे कि मैं एक मिसाल दूं, आपने ग्लास के अंदर पानी रखा और फ्रिज में रखा, वो बर्फ बन गया, तो जब आप ग्लास से उस बर्फ को निकालते हैं तो उस बर्फ की शक्ल जो है, आइस की शक्ल ग्लास की तरह होती है, तो वो आइस जो है ना वो ग्लास के अंदर फिट होती है। तो ये जो ग्लास होगा मेटल का या स्टील का या शीशे का, ये ग्लास एक डाई कहलाती है, ये इसकी डाई है, यानी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप है जिसमें आइस आ सकता हो। तो इस तरह मेटल के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री शेप बनाया जाता है ऑब्जेक्ट की शक्ल के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट को उसके अंदर रखा जाता है। जब इसको उसके अंदर रखा जाता है, वो मेटल के अंदर इसको सिंक किया जाता है, और इसके ऊपर प्लास्टिक की कोट लगाई जाती है ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। इसलिए क्योंकि जब इतनी तेजी से उसके ऊपर पार्टिकल टकराएंगे तो वो वाइब्रेट हो सकता है, और जो वाइब्रेट होगा तो वो डिस्टॉर्टेड हो सकता है। तो इसलिए अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हैवी मेटल के अंदर एम्बोज भी करें, उनमें से वाटर भी निकालें, उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट भी लगा दें, और फिर वहां पे ऑक्सीजन भी ना हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो चीज जिंदा रह सके? समझ रहे हो? तो यही पॉइंट अभी आपके सामने आ रहे हैं। Specimens are observed in a vacuum to avoid air particles to strike with proton particles, which may causes it to scattered and distorted images may be found. ठीक हो गया? दूसरा point, the specimen is embossed in a heavy metal so that it could be fixed while the beam is bombarded. A plastic sheet is also covered over the embossed specimen to avoid any vibration during the bombardment by photons, as it may cause distorted images. बेटा क्लियर है तीनों पॉइंट्स? यस सर। तो हमें अगर लाइक फोकस इमेज चाहिए तो हम ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव इट हाइड्रेटेड, और एयर पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए ऊपर से। ये जो आपने तीसरा पॉइंट बताया है बम्बार्डमेंट के लिए, एम्बॉस का क्या मतलब होता है? एम्बोस का मतलब होता है फिक्स कर देना एक चीज को। जैसे कि अगर आपने एक जैसे कि ये नहीं होते हैं, हम कहते हैं ना कि एक पेपर के अंदर लोगो होता है जो अंदर नजर आ रहा होता है, बाहर से नजर नहीं आता, लेकिन अंदर हम कहते हैं एम्बोज हुआ है, मतलब फिक्स कर देना किसी पेपर के अंदर या किसी शीट के अंदर, उसको एम्बोज कर देना। जैसे कि कभी जो करेंसी नोट होता है उसके अंदर कोई चीज अंदर एक हल्का सा इमेज नजर आ रहा होता है तो हम कहते हैं ये एम्बोज हुआ है इसके अंदर। क्लियर। So the specimen is embossed in a heavy metal so that it could be fixed while the beam is bombarded.
तो ये 3 पॉइंट्स हो गए हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं, ये तीनों क्या रीजन है कि क्यों हम लाइव स्पेसिमेन नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। 3 मार्क का इस पे सवाल आता है कि क्यों मुमकिन नहीं है। और फिर आपसे इसका भी रीजन पूछेंगे कि वैक्यूम में क्यों रखते हैं, तो आप इसका जवाब दीजिएगा क्या कि एयर पार्टिकल स्कैटर्ड ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा एक्सप्लेनेशन। अब हम थोड़ा सा और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। यस बेटा, एक बार फिर मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, आप प्लीज मेरे साथ रहिएगा। अगला टॉपिक हमारा है कैलिब्रेशन। अच्छा, इन्होंने मुझे फिर होस्ट से हटा दिया, फैजान से कहा था, मैं यहाँ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा।
एनीवे चले मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। अच्छा खैर, यहाँ से उन्होंने मुझे होस्ट से हटा दिया था, तो मैं आपको के साथ यहीं से एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने स्लाइड से नहीं हुआ कनेक्ट। मैं फैजान को एक सेकंड कॉल कर लेता हूँ। All right, now I'm the host, so I'm just going to change the screen. I'm so sorry, beta, you are waiting for a long time, but I don't know what's the problem here. I'm just going to share screen. Yes, now you can see the screen. जी बेटा, स्क्रीन नजर आ गई मेरी? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप स्लाइड। अच्छा जी, कैलिब्रेशन का मतलब क्या है? मैं पहले इसका मतलब समझा देता हूं आपको। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि आपके पास एक स्केल है लेकिन उस स्केल के ऊपर यूनिट्स नहीं है, तो आप उससे मेजरमेंट तो नहीं कर सकते। यू आर गोइंग टू गिव द यूनिट्स। मसलन मैं आपसे कहता हूं, सपोज कीजिएगा कि आपके हाथ में एक मार्कर है और मैं आपसे कहता हूं कि बेटा ये सामने टेबल का सरफेस है, ये टेबल का सरफेस है। मैं आपसे कहता हूं बेटा यहां से लेके यहां तक इस टेबल की लेंथ कितनी है, इसको जरा मेजर करें। आप कहोगे सर मेरे पास मेजरिंग टेप नहीं है, लेकिन मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ? मैंने कहा बेटा आपके पास हाथ में क्या है? आपने कहा सर मार्कर है। मैंने कहा जरा दिखाओ ये कितने मार्कर के बराबर है। आपने कहा अच्छा सर मैं नापता हूँ, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर। सर ये 4 मार्कर्स के बराबर है। अब ये तो सही बात है कि मैंने कहा कि ये 4 मार्कर्स के बराबर है लेंथ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि एक मार्कर की लेंथ कितनी है। अगर मुझे एक मार्कर की लेंथ का पता चलता तो फिर मैं इसका निकाल सकता था। तो मैंने कहा अच्छा यार ये तो अभी मार्कर की तो स्केल ही नहीं है। आपने क्या किया, आप थोड़ी देर बाद नीचे गए और एक टेलर की शॉप पे गए और आपने टेलर से कहा कि जरा मुझे वो दिखाएगा अपना मेजरिंग टेप। आपने उसे मेजरिंग टेप लिया और आपने वहां मेजर किया तो आपने देखा कि जो आपका एक मार्कर आ रहा है, सपोज कीजिएगा वो आ रहा है 15 सेंटीमीटर। तो आप क्या कहोगे ये वाला डिस्टेंस कितना है? दिस इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने सिंपल क्या किया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 60 आ गया। अब आपने एक बंदे से कहा सर आई हैव मेजर्ड दिस टेबल साइज एंड इट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। उसने आपसे पूछा बेटा आपको कैसे पता चला? आपने जवाब दिया बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू 4 मार्कर्स। तो उसने कहा भाई मार्कर्स क्यों? आप अगला जवाब क्या कहोगे? बिकॉज आई हैव कैलिब्रेटेड द मार्कर, यानी मैंने मार्कर को कैलिब्रेट किया था। तो समझाने से मुराद है कि कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर स्केल नहीं होता लेकिन उसको स्केल के साथ रख के और उसको यूनिट दे देना, ये कैलिब्रेशन कहलाती है। अब हमारे पास माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि हमारे पास 2 तरह के स्लाइड होते हैं। एक को हम कहते हैं ग्रेटिक्यूल, ठीक है, और एक को कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर। शाबाश।
स्टेज, माइक्रोमीटर। अच्छा, ये दोनों क्या है? ये दोनों असल में स्लाइड ही है, एक तरह की स्लाइड है। फर्क ये है कि अगर आप ग्रेटिक्यूल देखते हैं तो ये थोड़ा राउंड शेप में होता है, गोल होता है, प्लास्टिक का बना होता है, और इसके अंदर स्केल होती है जिसपे मेजरमेंट होती है, इसपे डिवीजन होती है। ये होती है। अब फर्क ये है कि मैं जरा नीचे स्केल बना देता हूं। लेट सपोज कीजिएगा ये है ग्रेटिक्यूल, और ग्रेटिक्यूल में मैं बता देता हूँ, सपोज करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज करे 10 डिवीजन है ग्रेटिक्यूल की। तो बेटा मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये 10 डिवीजन है, लेकिन ये तो नहीं कह सकता ना कि इसमें एक डिवीजन कितना है या ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये तो मुझे नहीं पता। ये है ग्रेटिक्यूल। अब मेरे पास स्टेज भी है, मैं नीचे स्टेज का बना देता हूँ। ये स्टेज है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर जरा डिवीजन छोटे छोटे हैं, यहाँ तक लिखा है 1, फिर यहाँ लिखा है 2, इस तरह करते करते यहाँ पे लिखा है 10। अच्छा, अब आप मुझे बताएं 1 के अंदर कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन यहाँ है, 10 डिवीजन यहाँ है, तो ये टोटल यहाँ तक कितने हो जाएंगे? 100 डिवीजन हो जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब है 10 का टेबल चल रहा है, 10 का टेबल चल रहा है। लेकिन हम इसको 1 2 3 क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे, डबल फिगर लिखेंगे, तो ये जगह बहुत छोटी होती है, डबल फिगर यहाँ पे आएगा नहीं। क्योंकि ये जो पूरी लाइन है ये समझ लो या तो 1 सेंटीमीटर के बराबर है या 1 मिलीमीटर के बराबर है। दोनों स्केल हमारे पास होते हैं। स्टेज दो तरह के होते हैं, 1 सेंटीमीटर वाला भी और 1 मिलीमीटर वाला भी। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये टोटल 100 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी, तो इसका एक डिवीजन कितना होगा? छोटा डिवीजन। शाबाश, खामोश क्यों बेटा? अगर 100 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगे तो ये 0.01। हाँ, तो आप सीधा आप एक काम करें ना, आप सीधा सीधा बोल लो कि सर 1/100। अगर एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर है, पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो एक डिवीजन जो है 100 का एक हिस्सा होगा। यानी तो यानी आप मेरी बात समझ रहे हो? एक पार्टिकल का 100वां हिस्सा है तो ये बराबर होगा 0.01 सेंटीमीटर। ये एक डिवीजन होगा। ये बात समझ रहे हो या नहीं? यस सर। यस सर, क्लियर। अच्छा, देखिए मैं बता देता हूँ। चलिए सपोज कीजिएगा ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। ठीक है। अच्छा, अब ये तो है 10 डिवीजन, लेकिन इसके अंदर भी 10 डिवीजन होते हैं। मैं जनरली बना रहा हूं, मैं काउंट नहीं कर रहा, ऐसे बना रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन ये है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो एक छोटा डिवीजन होगा, यानी एक रेड से लेके दूसरे रेड तक, ये कितना होगा? ये होगा 0.1 सेंटीमीटर। ऐसा है या नहीं है? और अगर आप यहां से लेते हो, ये कितना होगा? एक डिवीजन ये होगा 0.1 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो इस तरह ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। तो ये पूरा 1 सेंटीमीटर पूरा हो जाएगा। और इसका जो रेड वाला यूनिट होगा वो 0.01 होगा। सही है। अच्छा, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम ग्रेटिक्यूल स्केल को कंपेयर करते हैं स्टेज के साथ। तो सपोज कीजिएगा कि मैं अब आपको दोबारा बताना चाह रहा हूं, ये है मेरे पास
ग्रेटिक्यूल, जिसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये ग्रेटिक्यूल है और इसके ऊपर 10 डिवीजन है। तो इसका एक डिवीजन ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एंड 10। अच्छा, और हमने क्या करना है, इसका इसका जो जीरो है ना, इसकी जीरो के हमने कोइंसाइड करना होगा किसके साथ? स्टेज के साथ। ये है स्टेज। सपोज करें ये जो लाइन है, मैं इसको थोड़ा कंटिन्यू करूं, दोनों की जीरो हमने कोइंसाइड कर दिए, ये स्टेज है। अच्छा, अब हमने अगले लाइन देखी कि कौन सी लाइन इन दोनों की बिल्कुल कोइंसाइड आ रही है। सपोज कीजिएगा कि हमारे ये जो इसका जो छठा लाइन है, ये वाला, लेट सपोज कीजिएगा कि इसका जो छठा लाइन है वो इसके कौन सी डिवीजन के बराबर आ रहा है। सपोज कीजिएगा कि वो आ रहा है आपका, अल्लाह भला करे, 6 डिवीजन में, ये सपोज कीजिएगा कि 60 डिवीजन है, 60th डिवीजन के बराबर आ रहे हैं, क्योंकि इस पे टोटल डिवीजन कितने हैं? 100 है। ठीक है, तो अब आप मुझे क्या कहोगे कि ग्रेटिक्यूल का एक डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा? अब जरा कैलकुलेशंस कर लेते हैं, बताइएगा। ये है ग्रेटिक्यूल और ये है स्टेज। ग्रेटिक्यूल के कितने डिवीजन? 6। यस सर, एंड स्टेज स्टेज के 60 सर। 60 हो गए। हमें निकालना किसका है एक डिवीजन, ग्रेटिक्यूल का या स्टेज का? किसका निकालना है? कैलिब्रेशन किसकी करनी है, स्टेज की या ग्रेटिक्यूल की? ग्रेटिक्यूल की। ऑफ कोर्स ग्रेटिक्यूल की। स्टेज पे तो ऑलरेडी हमें पता है ना यार, स्टेज का तो दिया है यस इसने, सर, देखो ना 1 सेंटीमीटर, स्टेज का तो पता है, डिविजन उसने करके दिए। वो तो दिए। हमें तो ग्रेटिक्यूल का निकालना है कि ग्रेटिक्यूल का एक डिवीजन कितना है। ठीक है, तो हम कहेंगे सो 1 डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल, हाउ मेनी डिवीजन ऑफ स्टेजेस, हमें नहीं पता। 10 तो अगर सर। हम, ठीक है ना, तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या क्या दोनों के दरमियान रिलेशन है, कि कितने, अगर ग्रेटिक्यूल के अंदर 6 डिवीजन, ग्रेटिक्यूल के एक डिवीजन में स्टेज के कितने आएंगे, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। दैट इज 6x इज इक्वल टू कितना? 60। सो x इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेज के एक डिवीजन में, ये जो x है ये स्टेज है, स्टेज के एक डिवीजन, सॉरी, x इज इक्वल टू 10। हाँ, तो स्टेज का अगर अपने, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया बेटा, एक सेकंड, सॉरी। यस सर, ग्रेटिट्यूड पे ग्रेटिक्यूल का एक डिवीजन स्टेज की 10 डिवीजन से बराबर होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ग्रेटिक्यूल का एक डिवीजन स्टेज के कितने के बराबर हो गया? 10 डिवीजन के। 10 सर। अच्छा, अब आपको पता है कि स्टेज का एक डिवीजन कितने के बराबर होता है? 1 डिवीजन ऑफ स्टेज कितना होता है? आपने निकाला है यहाँ पे, कितना था? ये 0.01 01 सेंटीमीटर, ये एक। सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 डिवीजन स्टेज के कितने हो जाएंगे? 0.1, 0.1 सर। जो कि ग्रेटिक्यूल का एक डिवीजन हो जाएगा। सो 1 डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल आ गया। 1 डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल कितना हो गया? 0.1 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये हो गई कैलिब्रेशन। समझ आया? आसान है? जी यस सर, सर। क्लियर। अच्छा, ठीक है। अब आपको मैं स्क्रीन के साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको और अच्छी तरह समझ सके। सर इधर स्क्रीनशॉट्स के लिए दिखाना है पहले। बेटा आपको सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, डोंट वरी, परेशान ना हो। चलिए आप ले लें स्क्रीनशॉट, अच्छी बात है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह सारी चीजें मिल जाएगी, डोंट वरी। नोट्स आपको मैं साथ आज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? हो गया? यस सर। ठीक है। सो
राइट। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ गई? यस सर, visible. ठीक है, चले अब जरा यहाँ देख लेते हैं डायग्राम, जरा प्लीज देखिएगा। आपके सामने है एक ग्रेटिक्यूल, ये ग्रेटिक्यूल है जो छोटे डिवीजन है। ग्रेटिक्यूल, अच्छा, ग्रेटिक्यूल की पहचान ऐसी होती है कि ग्रेटिक्यूल के डिवीजन हमेशा छोटे नजर आ रहे होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ग्रेटिक्यूल को आप एक लेंस से देख रहे होते हैं, वो ऊपर आईपीस में लगाते हैं, जो आपके माइक्रोस्कोप का आईपीस होता है उसमें लगा होता है, गोल होता है, और स्टेज नीचे स्टेज पे पड़ा होता है, स्टेज माइक्रोमीटर, तो वो दो लेंसेज में नजर आ रहा होता है, इसलिए उसकी मैग्निफिकेशन बड़ी होती है। ये स्टेज है और ये वाली ग्रेटिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को जरा देख के मुझे बता देंगे आप लोग कि स्टेज के एक डिवीजन के अंदर ग्रेटिक्यूल के कितने डिवीजन आ रहे हैं? सर 10 आ रहे हैं। 10 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेटिक्यूल का एक डिवीजन 0.1 मिलीमीटर होगा, 0.1 सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी है होगा, तो फिर हम क्या कहेंगे, उसको 10 से डिवाइड करेंगे ग्रेटिक्यूल के लिए, क्योंकि ग्रेटिक्यूल के 10 डिवीजन इसके एक डिवीजन के बराबर है। तो चलें इसकी मैं थोड़ी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। इन द डायग्राम द स्टेज माइक्रोमीटर हैज 3 लाइंस ईच 10 माइक्रोमीटर अपार्ट। 3 लाइन देख रहे हो बेटा, यहां से यहां तक कितना साइज बता रहे हैं वो? 10 माइक्रोमीटर, और यहां से यहां तक 10 माइक्रोमीटर है। तो अब आप बता सकते हैं कि अगर ये 10 माइक्रोमीटर है तो इस 10 माइक्रोमीटर के अंदर इसके कितने डिवीजन है ग्रेटिक्यूल के? 10 ही है। 40 डिवीजन। ओ सॉरी, 10 नहीं है, 40 है, सही कह रहे हो आप, 40 डिवीजन है। 40 डिविजन्स। 40 डिवीजन आ रहे हैं, सही कह रहे हो। और ये 40 डिवीजन कितने माइक्रोमीटर के बराबर हो गए? 10 माइक्रोमीटर के बराबर। सर 10 माइक्रोमीटर सर। शाबाश। तो इसका मतलब है एक डिवीजन कितने माइक्रोमीटर के बराबर होगा? 4 या 0.4? 0.4। देखो ना, 10 माइक्रोमीटर है और 40 डिवीजन है, तो अगर हम एक डिवीजन निकालेंगे तो इसका मतलब है डिवीजन ज्यादा है, माइक्रोमीटर कम है, तो इसका मतलब यह है कि हम 10 को डिवाइड करेंगे किससे? 40 से। देखो 40 ना, से। तो ये कह रहे हैं each 10 micrometer division has 40 eyepiece graticule division. So 40 graticule division is equal to, कैसे निकाले हम? 1 eyepiece graticule is equal to number of micrometer, ठीक है। So one मैं दोस्त से बात कर रहा था। one graticule, बेटा अरे प्लीज आप ऐसे लोग, पूछ रहे थे कि आज कोई आ रहा है वहां या नहीं। बेटा आप लोग अपना माइक ऑफ रखें प्लीज, प्लीज अपना माइक ऑफ रखें जी। सो वापस आ जाए यहीं पर। इसको मैं क्लोज कर दूं जी। तो 1 graticule division is equal to 10 divided by 40, which is equal to 0.25 micrometer. This is the magnification factor. इससे मल्टीप्लाई किया हमने, तो इसका मतलब है the specimen slide would be used to replace. अच्छा, ये बाद में इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी थोड़ा टाइम कम रह गया और मुझे थोड़ा नमाज पढ़नी है और फिर लंच भी करनी है। सो इंशाल्लाह ताला इसको फिर हमें नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कंटिन्यू करूंगा, ग्रेटिक्यूल की स्टोरी क्या है और इसको किस तरह कैलिब्रेट किया जा सकता है। परहैप्स इतना आपको पता चल गया कि ग्रेटिक्यूल क्या होता है और स्टेज माइक्रोमीटर क्या होता है और इनको कैसे आपस में कैलिब्रेट किए जाते हैं। तो इसका Yes. मकसद क्या है, किस मकसद के लिए करते हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज आप लोग पूछिएगा। सर सर काइंडली नोट्स भेज दीजिएगा प्लीज। जी जी जी, इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। सर बेसिकली अभी हम स्पेसिफिकेशंस ऑफ माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे, जैसे अभी अपने ग्रेन्यूल के बारे में बात की थी, तो अभी हाँ। और डिटेल बाकी है। ओके हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, हैव अ ग्रेट डे। ओके Thank you. सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल ठीक। तलाल, ये बीम ऑफ प्रोटॉन्स की बजाय अगर हम फोटॉन्स का वर्ड लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। तलाल सवाल कर रहा था, फोटॉन्स में दोनों आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, प्रोटॉन भी आ जाते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ठीक है। ओके देन, सी यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।